नमस्कार दोस्तों, युग करवट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशिक त्यागी। आज हम देश भर में एक नया जो चर्चा है, जो लोगों में उत्सुकता है, वो है अडानी की गिरती शेयर वैल्यू और सत्ता और उद्योगपतियों का या जो कहें अमीर लोगों का एक गठजोड़ जो देश में बना है। इस पर आज के युग करवट समाचार पत्र में हमारे एडिटर चीफ सलामत मियाँ जी ने अपने नियमित कॉलम 30 से आगे बहुत कुछ लिखा है। बहुत ज़रूरी है कि उसको मैं आपको बताऊं, उसके बारे में हमसे चर्चा हम आपसे करें। सलामा जी लिखते हैं कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के साम्राज्य में जो उथल पुथल मची है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती 24 जनवरी को इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद से ही उनकी कंपनी के शेयरों में सुनामी आ गई है। इसका सीधा असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ा है। अडानी की संपत्ति में गिरावट अभी भी जारी है। बीते 24 घंटे में उनको 10 अरब डॉलर का घाटा हुआ है और वो नंबर 1 से खिसक कर 8वें नंबर पर आ गए हैं। अडानी ने 413 पन्नों की रिपोर्ट में जिस तरह का खुलासा किया है उस पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब ये बात सामने आ गई है कि कॉरपोरेट और सत्ता के बीच जो गठजोड़ हुआ था उसका इस्तेमाल होने लगा है। भारत की इकोनॉमी में बेशक गिरावट आई हो, लेकिन कॉरपोरेट घरानों की इकोनॉमी में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि वो ऊपर बढ़ते चले गए। देश में मनरेगा के तहत हम भले ही रोजगार न दे पा रहे हों, भले ही किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा हो, लेकिन जिस तरह से कॉरपोरेट और सत्ता में गठजोड़ हुआ था उसका असर दिखाई देने लगा है। आज कॉरपोरेट घराने भी राष्ट्रवाद की बात करने लगे हैं। भले ही देश के विकास में उनका कोई योगदान न हो, लेकिन आज वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये बात ठीक है कि हिडनबर्ग हमेशा भारतीय कंपनियों को ही निशाना बनाता है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी होती है। 2019 में अडानी ग्रुप को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट दे दिए गए थे। मेट्रो, रेल, माइंस, पावर सेंटर, इन सभी पर अडानी की कंपनियां ही काम कर रही हैं। जाहिर है यहीं से सत्ता और कॉरपोरेट के गठजोड़ की शुरुआत हुई थी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी करीब 121 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में चौथे नंबर पर थे। अब इसके अगले ही दिन अडानी ग्रुप की कंपनी जो गिरावट का खेल शुरू हुआ, उसके अगले 2 दिन में ही अडानी की नेटवर्थ से 26 अरब डॉलर से ज़्यादा साफ हो गए। बहरहाल अडानी ग्रुप को जिस तरह का नुकसान हो रहा है, इससे भारतीय इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश में बाबाओं का खेल बहुत निराला है। कई बाबाओं के पर्दे के पीछे की करतूतें खुल चुकी हैं और आज वो जेल में है। एक ऐसे ही बाबा का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। बताया जाता है कि दुनिया भर में इनके 3 करोड़ से ज़्यादा भक्त या समर्थक हैं। इस बाबा का जन्म पाकिस्तान के सिंध इलाके के बैरानी गांव में 17 अप्रैल 1941 को हुआ था। इनका नाम रखा गया आसुमन थौमल हरपलानी। बंटवारे के बाद, देश के बंटवारे के बाद ये परिवार गुजरात के अहमदाबाद शहर में आकर बस गया। ये बताया जाता है कि आसुमल हरपलानी कभी तांगा चलाता था। उसने सड़क किनारे चाय बेचने का काम किया और शराब के धंधे में भी हाथ आजमाया था। वही आसुमल हरपलानी अब बापू आसाराम के नाम से जाना जाता है। आसाराम की वेबसाइट बताती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो लीलाजी महाराज के पास गए थे। लीलाजी महाराज ने उन्हें साधना सिखाई। 7 अक्टूबर 1964 को आसाराम को आत्म साक्षात्कार हुआ। इस तरह वो आसुमल से आसाराम बन गया। ऐसा भी कहा जाता है कि आसाराम के अंदर भगवान बनने की इच्छा पैदा हो गई थी। 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा कस्बे में अपना पहला आश्रम खोला था। धीरे धीरे आसुमल से आसाराम और आसाराम से बापू आसाराम बन गया। आसाराम की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि आज दुनिया भर में उसके 400 आश्रम और 40 गुरुकुल हैं। ये भी दावा किया जाता है कि दुनिया भर में उसके 3 करोड़ से ज़्यादा समर्थक या भक्त, जो भी आप कहें, हैं। आसाराम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर का सबसे बड़ा संत बन चुका था। उसके आश्रम में मत्था टेकने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, राजनेता आया करते थे। आसाराम का पतन तब शुरू हुआ जब 2008 में उसके आश्रम से 2 बच्चों के अधजले शव मिले थे। 5 जुलाई 2008 को गुजरात के मोटेरा आश्रम के बाहर साबरमती नदी के सूखे तल में 10 साल के अभिषेक और 11 साल के दीपक के अधजले शव मिले थे। दोनों चचेरे भाई थे।
परिजनों को आरोप था कि उन दोनों का दाखिला गुरुकुल में कराया गया था और तंत्र मंत्र के लिए उनके बच्चों की बलि दे दी गई। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो गुजरात के तब के सीएम नरेंद्र मोदी, तब मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे, उन्होंने जांच आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कईयों को हत्या का दोषी भी ठहराया गया। इस मामले में आसाराम पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन यहां से उसकी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका था। आसाराम और उसके परिवार की काली करतूतें दुनिया के सामने 1913 में आई। उस समय आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। लड़की के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटी छिंदवाड़ा के गुरुकुल में रहती थी। एक दिन उसके पास फोन आया कि बेटी की तबीयत खराब है, उस पर भूत प्रेत का साया है और उसे आसाराम ही ठीक कर सकते हैं। लड़की के माता पिता उसे लेकर जोधपुर स्थित आश्रम पहुंचे। आरोप लगा कि 16 साल की बेटी को आसाराम ने कुटिया में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 15 अगस्त 2013 को आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 31 अगस्त को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आने के कुछ महीने बाद 2 बहनों ने भी केस दर्ज कराया। एक बहन ने आसाराम पर तो दूसरी ने उनके बेटे नारायण साईं पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों बहनों ने दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और अवैध तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया था। उन दोनों बहनों का आरोप था कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं ने 2001 से 2006 तक उनका दुष्कर्म किया। इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था। एक बहन ने सूरत में नारायण साईं के खिलाफ तो दूसरी ने अहमदाबाद में आसाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि किस केस में क्या सजा बाबा आसाराम को मिली है। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया था। जोधपुर की अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद अप्रैल 2019 में सूरत की अदालत ने नारायण साईं को दुष्कर्म का दोषी माना, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पीड़िता को 5 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश भी दिया। गांधीनगर की अदालत भी आसाराम को दोषी मान चुकी है, उसमें सजा सुनानी बाकी है। यह भी मैं आपको बता दूं कि आसाराम बापू का जो आश्रम है वो हमेशा से ही विवादों में रहा है। पिछले साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित आश्रम से एक बच्ची का शव मिला था। यह शव कार में रखा था। बच्ची की उम्र 13 से 14 साल थी। बच्ची कई दिन से लापता थी। इस घटना से 5 महीने पहले आसाराम के साबरमती स्थित आश्रम से एक 27 साल का युवक गायब हो गया था। उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2008 में भाइयों के अधजले शव मोटेरा आश्रम से मिले थे। 2013 में आसाराम की अनुयायी सुधा पटेल ने आश्रम की काली करतूतों के बारे में बताया था। सुधा पटेल ने दावा किया था कि वो 1986 से आश्रम से जुड़ी हुई है। आश्रम में 2 महिलाओं का कोड नेम रखा गया है, एक का नाम हेडल और दूसरी का नाम बंगला था। गुजराती में हेडल का मतलब मोरनी होता है। सुधा पटेल ने दावा किया था उन दोनों महिलाओं का काम आश्रम में आने वाली युवा लड़कियों पर ध्यान देना था। सुधा के मुताबिक आसाराम को जो लड़की पसंद आती थी वो उसके ऊपर फल या कैंडी फेंक देता था। इसका मतलब होता था कि उस लड़की को उसके लिए राजी किया जाए। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो समाप्त हुई है वो 136 दिन तक चली है। हालांकि ये माना जा सकता है कि यात्रा अपने नाम के अनुरूप परिणाम नहीं दे पा रही है। इसमें कई ऐसे लोग शामिल रहे जो विवादों में रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कई राज्यों में कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ी तो यात्रा के समापन पर विपक्ष की एकता का जो शक्ति प्रदर्शन किया जाना था उसके उद्देश्य पर पूरी तरह पानी फिर गया। कांग्रेस ने इस यात्रा के समापन समारोह में 21 राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा था, बुलाया था, लेकिन उनमें से मात्र 6 राजनीतिक दल ही समापन में पहुंचे। जो 6 दल पहुंचे हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशल पार्टी और इंडियन मुस्लिम लीग आए थे, जो इस समय भारतीय जनता के बीच या भारतीय राजनीति में एक पिटे हुए दल के रूप में जाने जाते हैं। उन नामों पर चर्चा कर लेते हैं जो नाम इस यात्रा में शामिल हुए लेकिन कहीं ना कहीं विवादों में रहे हैं। केरल में बीफ पार्टी करने वाले कांग्रेस नेता इसमें शामिल हुए। राहुल ने उस पादरी जॉर्ज पुनिया का भी आशीर्वाद दिया जिसने कहा था कि वे भारत की धरती को अपवित्र मानते हैं।
तमिलनाडु में तमिल पृथकता के पक्षधर एसपी उदय कुमार भी राहुल गांधी के साथ चले। कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव भी इस यात्रा में शामिल रहे। मेधा पाटकर, रघुराम राजन, हर्ष मदर, प्रशांत भूषण भी यात्रा में दिखाई दिए। कमल हसन भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में ग्लैमर लाने के लिए सुरा भास्कर, उर्मिला मातोंडकर, पूजा भट्ट, प्रकाश राज, रश्मि देसाई, रिया सेन, अक्षय शिंपी, अमोल पालेकर, मोना अम्बेगांवकर, दिव्यांगना सूर्यवंशी, आकांक्षा पुरी, काम्य पंजाबी, ऑनिर, टीएम कृष्णा, संध्या गोखले जैसे नामों को इसमें शामिल किया गया। उनके चेहरों को यात्रा से जोड़कर ग्लैमर देने का प्रयास किया गया। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जैसा लोकप्रिय नारा तो दिया, लेकिन उनके भाषण पर आप ध्यान दें तो यात्रा के पहले दिन से अंतिम दिन तक उनके निशाने पर उनके भाषणों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही रहा। राहुल ने अर्थव्यवस्था और चीन के जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास भी किया था, लेकिन इसमें भी वो बहुत ज्यादा सफल हो पाए हैं, इसमें संदेह जताया जा रहा है। यात्रा के दौरान राहुल की तपस्वी के रूप में ब्रांडिंग करने का प्रयास पूरा किया गया। कांग्रेस ने इसकी पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई कि राहुल गांधी की छवि तपस्वी के रूप में बना दी जाए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर राहुल गांधी को बैकफुट पर ला दिया था इस यात्रा के दौरान ही। यात्रा के दौरान कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष भी मिला। देखना होगा कि आने वाले दिनों में राहुल को पार्टी क्या भूमिका देती है। वैसे यात्रा के दौरान कई मौकों पर राहुल ने अपने साक्षात्कार में कहा था कि यदि वो प्रधानमंत्री बने तो उनके पास क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या काम करने की उनकी इच्छा है। देखना यह होगा कि उनकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए विपक्ष के अन्य दल उनके नेतृत्व को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना सफल हो पाती है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए अपनी पार्टी के संगठन को भले ही खड़ा ना कर पाए हों, लेकिन इतना उन्होंने कर दिया है कि कांग्रेस जो मीडिया में बिल्कुल दरकिनार रहती थी, अब मीडिया में उसकी चर्चा होने लगी है। ये था हमारा खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज की कुछ प्रमुख खबरें। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने शहर के व्यापारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ज्यादातर व्यापारियों ने इसे औपचारिक ही माना है, मगर पुलिस कमिश्नर ने जनपद में 6 नए थाने खोलने जैसी बड़ी घोषणा की है। 2 थाने तो हिंडन पार्क में फरवरी महीने में ही शुरू करने का दावा किया गया है। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने यहां के व्यापारियों से मुलाकात की। इसका मकसद व्यापारियों की समस्याओं को जानना और उसका समाधान निकालना था। व्यापारियों ने यातायात की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने पुलिस की दुपहिया वाहनों के प्रति चालान की नीति पर भी सवाल उठाए। व्यापारियों ने कहा कि पुलिस से ज्यादा उनके मोबाइल से डर लगने लगा है। हिंडन पार्क के व्यापारियों ने नए थाने खोलने की मांग की। सड़क पर लगाए जाने वाले साप्ताहिक बाजार का मुद्दा भी उठाया गया। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने सभी बातों को ध्यान से सुना और सभी पर काम करने का आश्वासन दिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गाजियाबाद में 6 नए थाने खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। हिंडन पार्क क्षेत्र में अगले 15 से 20 दिन में ही 2 नए थानों पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। लोनी क्षेत्र में एक मौलवी पर बच्चे से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने कल ही इस मामले में केस दर्ज किया था। आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित और आरोपी एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। कल थाना लोनी पर एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक मदरसा के हाफिज के द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म किया गया था। तत्काल अभियोग पंजीकृत कर बच्चे का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और टीम का गठन उसकी गिरफ्तारी के लिए किया गया था। आज हाफिज मामून को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग उठाई। राष्ट्रीय लोकदल ने आरोप लगाया कि यूपी की सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। गन्ना किसानों की फसल का लाभकारी मूल्य घोषित नहीं होने, गन्ने की फसल का भुगतान नहीं होने और आवारा पशुओं पर लगाम लगाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल लगातार आंदोलन कर रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के नाम किसानों के पत्र भी भेजे जा रहे हैं। रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
रालोद नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान 7 फरवरी तक नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। रालोद नेताओं का कहना था कि वर्तमान सत्र में गन्ना मिलों को चले हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गन्ने का लाभकारी मूल्य घोषित नहीं किया गया है। 3 महीने हो गए गन्ने का मिल चले हुए, आज तक सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया। गन्ने का मूल्य पिछले वर्ष जबकि सितंबर में इन्होंने घोषित कर दिया था, क्योंकि पिछले वर्ष चुनाव थे। अब की बार चुनाव नहीं है, इसलिए गन्ने का रेट भी निर्धारित नहीं किया इन्होंने। दूसरा, छुट्टा आवारा पशु जो है उनसे बहुत ज़्यादा किसान परेशान है, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और इतने बड़े प्रदेश में लगभग 20-30 आदमी तो रोजाना इन पशुओं के कारण मर रहे हैं, टक्कर मारते हैं, आदमी की हत्या कर देते हैं। पिछले 1 महीने से राष्ट्रीय लोकदल की ओर से किसान संदेश अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 2 लाख से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग खबर। गाजियाबाद में घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में मशहूर पंसारी भोलानाथ की दुकान में चोरी हुई थी। ये वारदात 13 जनवरी की है। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 13/1/23 को अग्रसेन बाजार थाना कोतवाली नगर में भोलानाथ पंसारी की दुकान में चोरी की घटना हुई थी। उसी की एवज में टीमें गठित की गई थी और इन टीमों को आज सफलता प्राप्त हुई है तथा घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस टीम के द्वारा 2 शातिर अभियुक्त शाहरुख उर्फ फैज़ल निवासी गुलाबटी बुलंदशहर एवं इसका साथी रिजवान सन फास मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी के रुपए बरामद हुए हैं तथा जो शेष बरामद की है इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया। शाहरुख ने अपने पिता जलालुद्दीन एवं अपनी माता रेहाना को छुपाने के उद्देश्य से शेष धनराशि एवं जो दुकान से चोरी किया गया सामान था वो दे दिया है। शीघ्र इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कराते हुए एवं अभियुक्तों को PCR पे लेते हुए 100% माल की बरामदगी सुनिश्चित कराई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने गाजियाबाद में अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। आपने बिजली की समस्या को उठाया है। इस समस्या को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बिजली महंगी करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। जिंदाबाद आम आदमी, जिंदाबाद आम आदमी, जिंदाबाद आम आदमी, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली दरों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने अपने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किसानों और आम आदमी को सस्ती बिजली और किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन ये घोषणा चुनावी वादा बनकर रह गई है। उल्टे सरकार ने 23% वृद्धि का प्रस्ताव भी रख दिया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल से मांग की है कि बेतहाशा बढ़ रही बिजली की दरों को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए। आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारत में जातिगत जनगणना करने की मांग काफ़ी समय से हो रही है। बिहार जैसे कुछ राज्य इसे लागू भी कर चुके हैं। अब गाजियाबाद में जन अधिकार पार्टी ने भी इस मांग को दोहराया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा है। ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकलनी है, ये सरकार। जन अधिकार पार्टी ने गाजियाबाद मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जातिगत मतगणना कराने की मांग को लेकर डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि जातिगत जनगणना भागीदारी का अधिकार है, इसलिए ये होना ही चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा बेची जा रही राष्ट्रीय संपत्तियों को रोके जाने, पेट्रोल डीजल पर टैक्स को कम करने, सामान्य वर्ग की तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने, नई शिक्षा नीति को लागू करने, किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक उचित मूल्य पर देने, सिंचाई की निःशुल्क व्यवस्था किए जाने, छोटे मंझोले किसान, दुकानदार, व्यापारियों का कर्ज और बिजली बिल माफ करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों का पोस्टमार्टम हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।